नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्स में आपका स्वागत है। मैं विकास मंडल। दोस्तों, आने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के लिए टीम S4G के माध्यम से हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्स में अब आपको भारतीय संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, भारतीय संविधान का पहला सेट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग संविधान बनने से पहले उसकी पृष्ठभूमि से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, रूजवेल्ट, क्लेमेंट रिचर्ड एटली, बोरिस जॉनसन और लॉर्ड नॉर्थ। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से इसका जवाब बताइए। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लॉर्ड नॉर्थ। दोस्तों, आपको बता दें, रूजवेल्ट जो है वो अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल जो था 1933 से लेकर 12 अप्रैल 1945 तक था। और दोस्तों, जस्ट इसके बाद अमेरिका का 33वें राष्ट्रपति बने हैरी ट्रूमैन, जिनके नेतृत्व में हिरोशिमा तथा नागासाकी में 6 अगस्त तथा 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया था। उसके बाद क्या है दोस्तों, क्लेमेंट रिचर्ड एटली। क्लेमेंट रिचर्ड एटली जो है, जब भारत आज़ाद हो रहा था उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। बोरिस जॉनसन जो कि अभी इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, जो जिनका कार्यकाल जुलाई 2019 से अभी तक का है। और लॉर्ड नॉर्थ, जैसे कि आप लोग को अभी बताएं कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करना, उसके बाद कंपनी में कुशासन को दूर करना, कंपनी के सेना का विस्तार करना। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है केवल क, यानी कि कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करना, क तथा ख कंपनी में कुशासन को दूर करना और कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करना, क तथा ग यानी कि कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करना और कंपनी के सेना का विस्तार करना, या फिर ये सभी, ये तीनों। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क तथा ख, यानी कि कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करना और कंपनी में कुशासन को दूर करना ही रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य उद्देश्य था। दोस्तों, यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट की बात हो रही है, तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि उस टाइम ब्रिटिश लोगों को रेगुलेटिंग एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। दोस्तों, 1757 में प्लासी तथा 1764 में बक्सर का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेज़ों में ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक सुधार व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया था। क्योंकि दोस्तों, प्रशासनिक और न्यायिक नियंत्रण की कमी के कारण अगर कोई अधिकारी गलती भी करता था उस टाइम, यानी कि ब्रिटिश अधिकारी अगर कोई गलती भी करता था तो उसको सजा देने वाला कोई नहीं था। उसके बाद है कि दोस्तों, उसका एक मुख्य कारण और भी था, ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र में विस्तार की मंशा भी थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे और ज़्यादा विस्तारित किया जाए, और कंपनी कर्मचारियों के बीच भ्रष्टाचार और कुशासन को दूर करना। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, अगर कोई सामान इंग्लैंड से आती थी 20 रुपया में बेचने के लिए, तो वहाँ कंपनी के लोग क्या करते थे, उसे 50 रुपया 100 रुपया में उसको बेच दिया करते थे। और ऐसे में क्या होता था कि भ्रष्टाचार अपना चरम सीमा पर पहुँच गया था, इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट का जरूरत पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, 1757 की प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको हराकर बंगाल पर अपना आधिपत्य जमाया? तो आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, मीर कासिम, मीर जाफर, सिराजुद्दौला या बहादुर शाह जफर द्वितीय। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सिराजुद्दौला। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, किस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के अधिकारियों का वेतन भारतीय कोष से मिलने लगा? आपके पास ऑप्शन क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए 1793 चार्टर एक्ट, ऑप्शन बी 1813 चार्टर एक्ट, ऑप्शन सी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन डी 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है 1793 चार्टर एक्ट। दोस्तों, यहाँ पे एक नया वर्ड आया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। आपको बता दूं दोस्तों, 1784 में जब पिट्स इंडिया एक्ट आया तो उसमें 2 कमेटियाँ बनाई गई थी, एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था, जैसे कि जो गवर्नर जनरल होते थे उसको, और उसके जो काउंसिल के जो सदस्य होते थे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंतर्गत आते थे। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो थे वो ब्रिटेन में ही एक कमेटी थी जो कि वो आदेश दिया करता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि ये करो वो करो, और उसी के दिशा निर्देश पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कार्य करता था।
बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था कंपनी के वाणिज्य संबंधी विषयों को छोड़कर, यानी व्यापार से संबंधित विषयों को छोड़कर, जैसे सभी सैनिक हो गया, असैनिक हो गया, तथा राजस्व यानी कि टैक्स की जो वसूली होती थी वो किसके अंतर्गत आती थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण बोर्ड के अधिकार में आती थी। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करती थी? वो सिर्फ व्यापार से संबंधित जो चीज़ें होती थी, कैसे व्यापार को बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें कौन देखते था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 1774 में कोलकाता में 4 सदस्य उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। इसका पहला प्रधान न्यायाधीश कौन था? आपके पास ऑप्शन क्या क्या है दोस्तों? तो आपके पास पहला ऑप्शन है फिलिप फ्रांसिस, दूसरा है मानसन, तीसरा बोरवेल और तीसरा हो गया एलिजा एम्पे। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एलिजा एम्पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं दोस्तों। किस एक्ट के तहत लॉर्ड विलियम बेटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1833 चार्टर एक्ट, 1813 चार्टर एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1818, सॉरी यहाँ पे 1858 होना चाहिए, और ऑप्शन डी 1813 चार्टर एक्ट। ऑप्शन बी और सी डी जो है एक ही आ गया। चलिए इसका फिर भी बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 1833 चार्टर एक्ट, यानी कि 1833 चार्टर एक्ट के तहत ही लॉर्ड विलियम बेटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। दोस्तों आपको बता दूं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो वो आपका हो गया लॉर्ड विलियम बेटिंग, यानी कि ब्रिटिश भारत का। और अगर सिर्फ बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो बंगाल में हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। इसको याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स जो था वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, जिसके अंदर मद्रास और बम्बई आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संबंधित है किससे? तो आपके पास ऑप्शन है 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, 1833 चार्टर एक्ट, 1858 भारत शासन अधिनियम, और उसके बाद आपके पास और एक ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन डी भारत परिषद अधिनियम 1919। तो चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 1858 भारत शासन अधिनियम। दोस्तों द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका 1858 भारत शासन अधिनियम से संबंधित है। क्यों दोस्तों? क्योंकि 1857 की क्रांति आपको याद होगा दोस्तों, उस क्रांति ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यवस्था के लिए एक घातक झटका साबित किया दोस्तों, ये याद रखिएगा। और 1858 का भारत के उत्तम प्रशासन के लिए ये जो एक्ट है आपका द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको लागू किया, जिसको हम लोग आज जानते हैं क्या? भारत शासन अधिनियम 1858। इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ दोस्तों कि भारत के शासन को कंपनी के हाथों से निकालकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था दोस्तों। और फिर क्या हुआ, इसमें जो आपका द्वैत शासन जो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो 1784 में लागू किया गया था, उसको एकदम द्वैत शासन प्रणाली को एकदम समाप्त कर दिया गया था। ये चीज़ याद रखिएगा, 1858 भारत शासन अधिनियम के तहत ही पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो द्वैत शासन लागू किया गया था उसको हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत सिलहट क्षेत्र को पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश में सम्मिलित किया गया, जो भारत के किस राज्य के अंतर्गत आते थे? तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है दोस्तों? आपके पास ऑप्शन है पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आते थे, असम के, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों आपको बता दें कि जब भारत और पाकिस्तान अलग हो रहा था तो एक आपका पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान जिसे आज बांग्लादेश कहते हैं, तो भारत के राज्यों को ही काट कर अलग बनाया गया था। उसमें एक सिलहट क्षेत्र था जो अभी भारत के किस राज्य में उसका सीमा मतलब पड़ता है, उस टाइम मतलब किस राज्य में पड़ता था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 में। किस एक्ट के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया था? आपके बर्मा यानी कि आज के म्यांमार है दोस्तों। तो आपके पास ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1909 और मैनफोर्ड रिपोर्ट 1918 के सिफारिश पर। तो चलिए इसका सही जवाब बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा काफ़ी हद तक किस अधिनियम पर आधारित है? आपके पास ऑप्शन है दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1909, उसके बाद है भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत परिषद अधिनियम 1893। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही जवाब है भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, यह क्वेश्चन जो मैं आपको पूछूंगा दोस्तों, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। भारत तथा पाकिस्तान की सीमा के निर्धारण के लिए किसकी अध्यक्षता में सीमा आयोग का गठन किया गया था? तो जल्दी से इसका आप कमेंट सेक्शन में हमें आंसर दें।
दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें। अगर आप क्विज में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर गोल से जुड़ें। अगर आप करंट अफेयर की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे रंजित सर के द्वारा डेली मॉर्निंग 5 AM को करंट अफेयर की तैयारी किया जाता है, जो कि आपको वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और अपना तैयारी निरंतर करते रहें।